Good morning to all of you. I hope that you're all doing well. This is me Sayyid Shujatullah. Welcome to इकरा IAS करंट अफेयर्स चैनल को सब्सक्राइब करिए और हिट द बेल आइकॉन, क्योंकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगा आपको वो नोटिफिकेशन आ जाएगा. और बी कंसिस्टेंट इन योर प्रिपरेशन एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. ओमिक्रॉन है, बाहर मत जाइए और अच्छा बहाना है घर में बैठ के पढ़ने का, सो पढ़ते रहिए. ठीक है, चलो आज हम पढ़ने वाले हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ओके, जिसमें हम तीनों का लिंक करने वाले हैं यहाँ पे. एक तो है क्लाइमेट चेंज, जिसके आपको इफेक्ट्स मालूम है, वो क्यों हो रहा है वो भी मालूम है. ओके, एज सच ग्लोबल वार्मिंग से होता है. जो दो स्टूडेंट्स हु डोंट नो, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि जो हम पेट्रोल और डीजल से गाड़ी चलाते हैं और कोल से हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ये जो ऐसे थोड़े बहुत इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हम जो करते हैं, ओके, और अपने डेली रूटीन में जो भी कर रहे हैं, ये एक्टिविटीज़ की वजह से CO2 का एमिशन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हो रहा है. कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होने की वजह से हमारे जो एनवायरनमेंट में, हमारे जो आसपास जो भी एटमॉस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर में CO2 की क्वांटिटी बढ़ रही है. CO2 की क्वांटिटी बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे वार्मनेस हो रहा है, अतराफ अपने वार्मनेस हो रहा है. अब क्यों CO2 के वजह से हो रहा है? बिकॉज CO2 की क्वांटिटी ज़्यादा है और CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है. CO2 क्या है? एक ग्रीन हाउस गैस है. ग्रीन हाउस गैस का मतलब क्या है? ग्रीन हाउस गैस एक ऐसी गैस होती है जिसके पास वार्मनेस और हीट ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी होती है. दैट गैस इज कॉल्ड एज ग्रीन हाउस गैस. सो CO2 के पास एक कैपेसिटी है हीट ऑब्जर्व करने की. और CO2 का जो मॉलिक्यूल है वो एक दो दिन में उड़ नहीं जाता, वॉलेटाइल नहीं हो जाता, डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता. CO2 का मॉलिक्यूल, ओके, जो CO2 का एक मॉलिक्यूल है वो अच्छे से 100 साल रहेगा यहाँ पे. और जितने CO2 रहेंगे उतना हीट वो ट्रैप करेंगे. जितना हीट वो ट्रैप करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, उतना अपने अतराफ, अपने आसपास वार्म होना शुरू हो जाएगा. दैट इज कॉल्ड एज ग्लोबल वार्मिंग. ये ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है, वो जगह पे वार्म होते 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 ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वहाँ का क्लाइमेट ही बदल जा रहा है. जब वो 100 साल में एवरेज टेम्परेचर ऑफ हैदराबाद 20 डिग्री था, अभी देखे गया तो 21st सेंचुरी में देखे गया तो वो टेम्परेचर एवरेज हो गया 22 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया. पहले 20 था 19वीं सेंचुरी में, 20 सेंचुरी में भी 20 था, बट 21 सेंचुरी में हो गया है 22 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, तो इसको बोलते हैं अपन क्लाइमेट चेंज. 100 साल 500 साल से जो एकदम से चेंज आ जाता, वो चेंज को हम रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं. ओके, बिकॉज ये चेंज अच्छा नहीं है. ये चेंज की वजह से बहुत सारे डेवास्टेटिंग इफेक्ट्स होते हैं. लाइक सी लेवल राइज होता है. जब थोड़ी जगहों पे जहाँ पे पानी पड़ता था वहाँ पे पानी पड़ना बंद हो गया, वहाँ पे ड्रॉट आना शुरू हो गया. जहाँ पे ड्रॉट होता था वहाँ पे फ्लड्स आना शुरू हो गए. ओके, लैंडस्लाइड्स बहुत कम देखे जाते थे, अभी लैंडस्लाइड होते हैं. साइक्लोन्स और सुनामीज का फ्रीक्वेंसी बहुत कम थी पहले, अभी वो ज़्यादा हो गई है. सो इस तरीके से बहुत सारे डेवास्टेटिंग इफेक्ट्स होते हैं क्लाइमेट चेंज से. सो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग से. ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन से. ये कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस अपने जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उससे हो रहा है. तो ये जो पेरिस समिट में, ग्लासगो समिट में यही कसम खाएं कि ये ग्लोबल वार्मिंग, ये जो हार्मफुल गैसेस है, इनको रिड्यूस करना है. ये जो कार्बन एमिशंस को रिड्यूस करने का ये कसमें पूरे कंट्रीज खाए हैं. इन पेरिस समिट में भी खाए हैं और ऑल्सो ग्लासगो समिट में भी खाए हैं. ओके, सो जब क्लाइमेट चेंज के लिए हम जब इंडस्ट्रियलाइजेशन कम कर रहे हैं और ग्रीन टेक्नोलॉजीज के लिए जा रहे हैं, फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन कम कर रहे हैं, अपोजिट क्या हो रहा, इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट सिनेरियो क्रिएट हो जा रहा है. ओके, बिकॉज इंडस्ट्रियलाइजेशन, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है टू ऑब्जर्व लॉट ऑफ वर्कफोर्स. इंडस्ट्रीज से में ही लॉट ऑफ वर्कफोर्स ऑब्जर्व कर सकते हैं. सर्विस सेक्टर स्किल्ड सेक्टर है. एजुकेशन रहना चाहिए वहाँ पे, कुछ कोर्स ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन होना चाहिए. इंडिया के पास उतना एजुकेशन, वो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट वैसे लोग कम है. ओके, सो सर्विस सेक्टर के पास GDP कंट्रीब्यूशन 60% है, बट एम्प्लॉयमेंट 10% भी नहीं है. एम्प्लॉयमेंट 10% भी है, क्योंकि सर्विस सेक्टर में अगर आपको हॉस्पिटल में काम करना बोलते हो आपको डिग्री होनी चाहिए. आपको एजुकेशन में काम करना पड़ता है, आपको एजुकेशन की डिग्री होनी चाहिए. आपको अकाउंटेंट बनना है तो आपको उसकी डिग्री होनी चाहिए. चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो उसकी डिग्री होनी चाहिए. एडवोकेट बनना है तो आपको उसकी डिग्री होनी चाहिए. सो सर्विस सेक्टर में मेजरली, ओके, आपको IT इंजीनियर बनना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, उसके लिए भी डिग्री होनी चाहिए. आपको सर्विस सेक्टर में मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट में काम करना है तो मिनिमम MBA होना चाहिए. राइट, तो ऐसे पढ़े लिखे लोग इंडिया में कम हैं, तो सर्विस सेक्टर में उनका अब्जॉर्प्शन भी कम है.
और एग्रीकल्चर में तो ज़्यादा है। बचा कौन सा सेक्टर अपने पास जहाँ पे हम लार्ज अमाउंट ऑफ 130 करोड़ जो पॉपुलेशन है उसमें लगभग 50 करोड़ पॉपुलेशन के पास अभी भी उतनी स्किल्स नहीं है कि वो सर्विस सेक्टर में ऑब्जर्व हो। तो एग्रीकल्चर में तो ज़्यादा है, सर्विस सेक्टर में तो स्किल्स है ही नहीं, तो कौन सा बचा अब बचा इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर में ही वो क्षमता है, वो कैपेसिटी है टू ऑब्जर्व द लॉट ऑफ वर्कफोर्स। ओके, अनस्किल्ड वर्कफोर्स को ऑब्जर्व करने की मिनिमम स्किल्स जिसके पास है तो उसको ऑब्जर्व करने की इंडस्ट्रियल सेक्टर के पास है। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ग्रीन टेक्नोलॉजी के चलते इंडस्ट्रियलाइजेशन को उतना पुश नहीं कर रही है, क्योंकि अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे फिर से पेट्रोल डीजल जनरेटर्स चलेंगे, फिर से पेट्रोल और डीजल का कंजम्पशन होगा, और अपने पास सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी वो कैपेसिटी में नहीं है कि टू गिव ए पुश टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन। अगर हमें इंडस्ट्रीज बहुत सारे लगाने हैं तो डेफिनेटली फिर से अपने को कोल बर्न करना पड़ेगा, उससे अपने को एनर्जी प्रोड्यूस करना पड़ेगा कोल से, फिर वो जाएगा इंडस्ट्रीज को। फिर अगर कोल बंद करे तो आप समझ सकते हैं कि अगेन CO2 का एमिशन होगा। सो गवर्नमेंट एक डायलेमा में है कि यहाँ पे ग्रीन टेक्नोलॉजी से एक तरफ है अनएम्प्लॉयमेंट, ये कैसे निकालें। तो गवर्नमेंट अपनी गवर्नमेंट ग्रीन टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रही है, क्योंकि हम नेट कार्बन जीरो का प्लेज भी ले लिया रिसेंटली ग्लासगो समिट में दिसंबर 2021 में, नवंबर 2021 में, बाई 2070। तो बाई 2070 इंडिया विल बिकम ए कार्बन न्यूट्रल, जैसा प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री नरेंद्र मोदी जी हैज़ अनाउंस। कार्बन न्यूट्रल का मतलब है कि जितने हम एमिट करेंगे CO2 मॉलिक्यूल्स एटमॉस्फेयर में, उतने ही CO2 मॉलिक्यूल्स हम ऑब्जर्व करने की कैपेसिटीज भी डेवलप करेंगे, हम एफॉरेस्टेशन करेंगे, हम सोलर एनर्जी बनाएंगे, हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज़ करेंगे, लाइक दैट। ओके, तो ये बात याद रखिए आप। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये जो प्लेजेस दी हैं, ये जो खस्में खाई हैं, ये पूरे करने के चलते अनएम्प्लॉयमेंट को ध्यान नहीं दे रही हैं। ओके, और ये इतनी कैपेसिटी ये जो रिन्यूएबल एनर्जीज के पास है नहीं जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को पुश करे। सो अपने को डेफिनेटली पेट्रोल और डीजल का कंजम्पशन का ज़रूरी हो गया है करना। ओके, अगर अनएम्प्लॉयमेंट निकालना है तो इसके ऊपर डिबेट है आज के पूरे लेक्चर की, ठीक है, फाइन। तो आज हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डीकार्बनाइजेशन। डीकार्बनाइजेशन का मतलब है वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो एक्टिविटीज से कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस हो रहे हैं वो एक्टिविटीज से हम ट्रांजिशन करेंगे। ट्रांजिशन टूवर्ड्स डीकार्बनाइजेशन मीन्स वो एक्टिविटी हम इस तरीके से करेंगे जिससे CO2 का एमिशन ना हो। जो एक्टिविटीज हम पहले करते थे इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिससे CO2 एमिशन होता था, अभी हम ट्रांजिशन करेंगे एंड हम करेंगे वो एक्टिविटीज विदाउट CO2 एमिशंस। दिस इज कॉल्ड एज डीकार्बनाइजेशन। ओके, ये है इसका कॉन्सेप्ट। ओके, डिबेट रहेंगी यहाँ अपनी ग्रीन टेक्नोलॉजी वर्सेस एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी, इशू एंड चैलेंजेस इन द डेवलपिंग ग्रीन टेक्नोलॉजी, वे फॉरवर्ड, सजेस्टेड मेजर्स, और एक प्रॉपर कंक्लूजन मैं हमेशा देता हूँ। ये आपका क्वेश्चन वेरी वेरी ऑथेंटिक क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। गौर से आप देखिए कि यहाँ पे लिंकेज देखिए, ग्रीन टेक्नोलॉजीज, एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमी का डायलेमा है, तो ये किस तरीके से सॉल्व करें। क्वेश्चन आपको आ सकता है, इंडिया इज ऑन ए वर्ज ऑफ प्रमोटिंग ग्रीन टेक्नोलॉजी बट अनेबल टू सॉल्व द अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन द कंट्री, क्रिटिकली डिस्कस और एनालाइज, लाइक दैट पूछ सकते हैं। तो फिर आपको यही पूरा आंसर लिखना है। यू हैव टू स्टार्ट। Okay, this is the article that was there in the Hindu newspaper. Towards low emission growth. हमें इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए बट लो एमिशन की चाहिए। ओके, इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमारे पास ऐसी होनी चाहिए जिससे ना कि लो एमिशंस हो बट ऑल्सो एम्प्लॉयमेंट जनरेटर हो। ये हमारा मेन मुद्दा है आज का। ओके, थोड़ा बहुत नासा की वेबसाइट से हैव टेकन दिस पर्टिकुलर पिक्चर। व्हाट इज क्लाइमेट चेंज? क्लाइमेट चेंज इज ए चेंज इन यूजुअल वेदर, यूजुअल फाउंड इन द प्लेस। जो यूजुअल मेरे घर के पास क्लाइमेट था सालों साल से, मेरे डैडी बोलते थे, मम्मी बोलते थे, चलो भाई विंटर हैदराबाद में ओके इतना कम नहीं होता था, आजकल तो बहुत सर्दी है, अभी तो बात बहुत हो रही है, ऐसा बोलते हैं। इसका मतलब वो उनके ज़माने में उतना चेंज नहीं था, अपने ज़माने में चेंज हो गया मतलब। ओके, ये चेंज क्या है? दिस कुड बी चेंज इन द रेन, पहले बारिश कम पड़ती थी अब ज़्यादा पड़ना शुरू हो गई। ओके, और इट कुड बी ए चेंज इन टेम्परेचर, पहले टेम्परेचर कम था अब ज़्यादा होना शुरू हो गया। ओके, क्लाइमेट चेंज इज ऑल्सो द चेंज इन अर्थ्स क्लाइमेट।
अर्थ की पूरी क्लाइमेट, अपने एनवायरनमेंट की क्लाइमेट रहो या अर्थ की एज ए होल क्लाइमेट हो, इसको भी हम बोलेंगे क्लाइमेट चेंज. द चेंज दिस कुड बी ए चेंज इन अर्थ यूजुअल टेम्परेचर और यूजुअल रेन, ओके, एंड स्नो एक्सेट्रा. ओके, वेदर कैन चेंज इन जस्ट ए फ्यू आवर्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. वेदर का मतलब है डे टू डे मोमेंटरी सिनेरियो, आज का आज ही. ओके, अगर हम अपन वेदर को डिफाइन, अगर अपन एटमॉस्फेरिक कंडीशन को आज का आज ही डिफाइन करें तो हम बोलेंगे वेदर. अरे कैसा है रे भाई वहाँ पे वेदर? नहीं रे भैया यहाँ पे जरा बादल बादल दिख रहे, थोड़ा ड्रिजलिंग दिख रहा, ओके, बट हवा भी तेज चल रही, ये बोलते हैं वेदर. ओके, बट क्लाइमेट इज नॉट वेदर. क्लाइमेट टेक्स हंड्रेड्स और इवन मिलियन ईयर्स टू चेंज, इवन मिलियन ईयर्स टू चेंज. तो हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है. 1800 सेंचुरी में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन रेवोल्यूशन हुआ था उसकी बदौलत अभी भी जो भी देख रहे हैं हम डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट आज देख रहे हैं वो 300-400 साल से हो रहा है. ये इज अर्थ क्लाइमेट चेंजिंग. ओके, अर्थ क्लाइमेट इज ऑलवेज चेंजिंग, हमेशा ही. जब अर्थ जब बना था, जब हॉट नेबुलस बॉल था, हॉट नेबुलस बॉल था, ओके, हॉट गैसेस बॉल था, उसके बाद में स्लोली स्लोली कूल हुआ, फिर आइस एज आए, फिर क्या है, आइस एज आए. ओके, मूवी भी थी इसके ऊपर, आइस एज, बस फर्स्ट आइस एज, सेकेंड आइस एज. ओके, उसके बाद में अर्थ फिर वो सन के जो हीट से क्या हुआ, ओके, ऊपर का हिस्सा पूरा पूरा जो अर्थ का जो है ना क्रस्ट सॉलिडिफाई हो गया. ओके, ये भी पूरा पिघल गया, पानी बन गया, एक्सेट्रा. ये सब फिनोमिना आप ज्योग्राफी में पढ़ लीजिए. इसका मतलब ये नहीं है कि अर्थ कभी चेंज ही नहीं हुआ. अर्थ चेंज हुआ, पहले हॉट था, बाद में कूल हुआ, अभी जैसा है वैसा है. ओके, देयर हैज बीन टाइम्स व्हेन अर्थ क्लाइमेट हैज बीन वार्मर दैन इट नाउ. था पहले तो बहुत गर्मी थी, अब उतनी नहीं है. ओके, पहले कूलर था जैसा कि आइस एज में, अब उतना नहीं है. तो मगर ये जो चेंज था ये थाउजेंड्स और मिलियन ईयर्स ऑफ लगे ये चेंज होने के लिए, थाउजेंड्स ऑफ मिलियन ईयर्स ऑफ चेंज होने के लिए लगे हैं. बट अभी जो चेंज हो रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत फास्ट हो रहे हैं. ओके, पीपल हु स्टडी अर्थ, ओके, सी दैट अर्थ क्लाइमेट इज गेटिंग वार्मर. अर्थ क्लाइमेट इज गेटिंग वार्मर. अर्थ का 1 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट इंक्रीज हो गया है इन लास्ट 100 ईयर्स. जो चेंज मिलियन ईयर्स, 1000 ईयर्स में होना था वो हम 100 साल में ही कर चुके हैं. दिस इज व्हाट वी आर. ओके, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिए हैं हम इन 100 ईयर्स. और ये चेंज अच्छा चेंज नहीं है. अर्थ के साइंटिस्ट बोलते हैं ये चेंज दे हैव द बिग इफेक्ट्स, ठीक है. और वो इफेक्ट्स क्या है, अगर अर्थ का टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया ये सेंचुरी में, मीन्स 2999 तक अगर ये अर्थ का चेंज बढ़ गया 2 डिग्री सेंटीग्रेड, 280 मिलियन पीपल होम्स विल बी अंडर वाटर, डूब जाएंगे. 280 मिलियन पीपल के घर डूब जाएंगे. अगर ये 3 डिग्री बढ़ा ये सेंचुरी में, 21st सेंचुरी में, ये 432 मिलियन पीपल होम्स विल बी अंडर वाटर. ओके, अगर ये 4 बढ़ा 627. ओके, देन अगर ये 1 in 5 people in New York and more than 1 million Canadians, more than a quarter of people living in Tokyo, Dhaka, you can see that, okay, including at least half of the population of Shanghai, Mumbai, है ना, ये पूरे डूब जाएंगे, ये पूरे जो भी एरियाज है वो पूरे इनंडेटेड हो जाएंगे पानी से. ओके, फाइन, क्योंकि समझो बारिश यहाँ पे ओशन है. ओके, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग होने से ऑब्वियसली एवापोरेशन होता. आप चूल्हे पे अगर पानी गर्म करें तो एवापोरेशन नहीं होता ना. इस तरीके से सन की हीट की वजह से ओके, जो भी ये वाटर गर्म होता है ये तो नॉर्मल प्रोसेस है. बट हमारे CO2 जो यहाँ पे फैल के हैं, ओके, हमारे CO2 यहाँ पे जो स्प्रेडेड है, ओके, फैले हुए हैं, ये सन की हीट यहाँ पे ट्रैप करके ये जो एवापोरेशन का फिनोमिना है, जो 1 घंटे में 10 वाटर मॉलिक्यूल्स ऊपर जा रहे थे, अभी 1 घंटे में 200 वाटर मॉलिक्यूल्स ऊपर जा रहे हैं. ये ऊपर जाके यू नो दैट नॉर्मल लैप्स रेट का कॉन्सेप्ट आपको पता है, जो चीज़ भी ऊपर जाती है वो ठंडी हो जाती, तो ये वाटर जो भी है ठंडा हो जाता. इवन इन शिद्दत मूवी, वो जो मूवी में एरोप्लेन में वो बैठ के जाता था, ऊपर फ्रीजिंग टेम्परेचर्स होते हैं. सो एज दिस हॉट यहाँ पे एवापोरेशन हो के यहाँ पे ठंडा होकर पानी गिरेगा, राइट. सो विद दिस क्या हो गया, पहले 10 मॉलिक्यूल गिरते थे, अब 200 मॉलिक्यूल गिरना शुरू हो गए. पहले 10 मॉलिक्यूल ऊपर जाके गिरते थे, अब 200 मॉलिक्यूल गिर रहे. इससे क्या होगा, फ्लड्स आएंगे और घर पूरे तबाह हो जाएंगे और पूरे सिटीज में पानी, जस्ट लाइक चेन्नई फ्लड्स में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि ग्लोबल वार्मिंग पे ध्यान देना चाहिए. ठीक है. नाउ
इंडिया एंड अदर कंट्रीज के खत्म देखेंगे। ओके, टारगेट्स फॉर द पेरिस एग्रीमेंट। इंडिया ये बोले हैं कि हमारी जीडीपी की हम कार्बन एमिशन इंटेंसिटी 33 to 35% बिलो करेंगे 2005 में, 2005 लेवल्स बाई 2030। ये तो आप छोड़ दो, ये तो बाद में समझ सकते हैं। बस ये समझो कि अगर इंडिया की जीडीपी 100 करोड़ हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, 100 करोड़ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेट सपोज 100 CO2 मॉलिक्यूल्स एमिट भी कर रहे हैं, इतनी जीडीपी के लिए इतना एमिट कर रहे हैं। अभी हम कसम क्या लिए, हम कसम लिए कि 100 करोड़ जीडीपी हम प्रोड्यूस करेंगे, बट हम अब करेंगे 63 पर CO2 ही एमिट करेंगे। पहले 100 करोड़ जीडीपी के लिए 100 CO2 मॉलिक्यूल्स, अभी 100 करोड़ जीडीपी के लिए 63 CO2 मॉलिक्यूल्स बस। तो हमारा 33 to 35% हम रिड्यूस करेंगे। मतलब क्या, फॉसिल फ्यूल का हमारा कंजम्पशन हम कम करेंगे। फॉसिल फ्यूल मीन्स ऐसे एक्टिविटीज़ ओके जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होगा वो हम कम करेंगे, हम वो कसम खाए। ठीक है, चाइना हैज सेड दैट दे विल डू इट 60 to 65% बाई 2030। Okay, USA have said that they will do absolute emissions, okay, 26 to 28 absolute emissions इनके 40% है, यूरोपियन यूनियन के 28 कंट्रीज का। सो एवरी कंट्री इन द पेरिस एग्रीमेंट जीडीपी इतना, हमारा जीडीपी में पहले जीडीपी जितना प्रोड्यूस करते थे, जितना इमिट करते थे, उससे हम कम करते। ओके, नाउ चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ द ग्रोथ। तो गवर्नमेंट तो अच्छे अच्छे कसम ले लिए हैं ग्रीन टेक्नोलॉजीज प्रमोट करने के लिए। इसका आर्ग्यूमेंट मैं पहले ही कर चुका हूं कि अगर आप ग्रीन टेक्नोलॉजीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, R&D करना पड़ता। R&D के लिए बहुत सारे भाई आप रिसर्च फेलो साइंटिस्ट बनना पड़ता, फिर आप R&D प्रमोट करने के लिए आपके पास वो स्किल्स पॉपुलेशन भी नहीं है। ओके, और इंडस्ट्रियलाइजेशन आप करना नहीं चाह रहे। अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन आप करेंगे तो फिर वो CO2 एमिशन होगा, फिर आप कैसा देंगे एम्प्लॉयमेंट, हाउ यू आर गोइंग टू गिव द एम्प्लॉयमेंट। सो चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ दिस ग्रोथ। अगर हम चाहते हैं लो एमिशन कार्बन ग्रोथ, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो अब कसम ले ली है कि 32 to 33% ये तो इंक्रीज करे। ग्लासगो समिट में 32 to 33 को वी हैव मेड 45%, वी हैव मेड 45%। ओके, हम बोले हैं ग्लासगो समिट नवंबर 2021 में, पहले थी कसम 33 की, अभी हम उसको ऊपर कर दिए हैं 45%। मीन्स अभी जीडीपी जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका कार्बन एमिशन इंटेंसिटी 45% कम करेंगे। इसका मतलब है गवर्नमेंट ग्रीन टेक्नोलॉजीज के लिए जाएंगी। गवर्नमेंट अगर ग्रीन टेक्नोलॉजीज के लिए जाएंगी, फिर वहाँ पे उतना R&D का स्कोप हमारे पास है नहीं, हम R&D कर नहीं रहे हैं। और अगर R&D करने के लिए स्टार्टअप्स को प्रमोट करना पड़ता, स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए फिजिकल बजट में कुछ प्रमोशन देना पड़ता, तो ये जो नए नए स्टार्टअप्स आएंगे तो बच्चे भी यहाँ पे एम्प्लॉयड हो जाएंगे। बट हमारे पास उतना अच्छा R&D बेस ही नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, इंडिया इज जस्ट डिप्लॉइंग, यहाँ वहाँ से ग्रीन टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, ये वो कंट्री से बात कर रहे हैं, उनकी ग्रीन टेक्नोलॉजी हम डिप्लॉय कर रहे हैं, बस यूज़ कर रहे हैं, बट हम बना रहे नहीं। हम जब बनाएंगे नहीं तो कहाँ से एम्प्लॉयमेंट देंगे, कहाँ से एम्प्लॉयमेंट देंगे। अब आप क्या यहाँ पे इंडिया में है सो अनस्किल, जो मिडिल क्लास का अनस्किल वर्कर है, क्या आप उनको मलेशिया में एम्प्लॉय करेंगे? क्या उनको क्या ब्राज़ील में जाके बोलेंगे कि आप इनको नौकरी दो? ऐसा तो नहीं होगा ना। चीज़ें हमारे पास बनी तो हम उसको वहाँ पे हम एम्प्लॉयमेंट होगी, ठीक है, अपने लोग एम्प्लॉयमेंट मिलेगा अपने लोगों को। बट यहाँ पे चीज़ें वैसे मिल नहीं रही हैं, चीज़ें डिप्लॉय कर रहे हैं, मीन्स दूसरी कंट्री से ख़रीद रहे हैं और हर जगह डिप्लॉय कर रहे हैं। ठीक है, सो इससे क्या होगा हमारी, अगर इफ़ यू वांट टू गो टू 45% ग्रोथ रेट, ओके, कार्बन एमिशन इंटेंसिटी कम करना है, पहली बात इंडिया को ऐसे स्ट्रैटेजी चलाना है जिससे अनएम्प्लॉयमेंट भी कम हो, साथ साथ ये ग्रोथ भी हो, लो कार्बन एमिशन ग्रोथ भी हो और अनएम्प्लॉयमेंट भी कम हो। ओके, और देखो लोग अभी भी मंग के खा रहे हैं, आई शुड नॉट से दैट बट आई हैव टू एक्सप्लेन यू। लोग अभी भी मंग के खा रहे हैं। अभी देखो कल ही रिपब्लिक डे के दिन, वेरी वेरी प्रीशियस एंड ऑस्पिशियस डे के दिन क्या हुआ, ओके, ट्रेड ये व्हाट आई से इज दैट आरआरबी के रिजल्ट्स के में कुछ चूक हो गई थी शायद, तो बच्चे पूरे वो रेल जलाना शुरू कर दिए, लाठी चार्ज हो गया। ओके, यहाँ पे लोग मर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट दिए बोल के, यहाँ पे लोग खाने के लिए अभी भी सिक्योर नहीं है। तो इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम्स है कि अगर आप लो कार्बन एमिशन इंटेंसिटी ग्रोथ के लिए जा रहे हैं और जिसमें ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट का स्कोप नहीं है, ऐसा मत करिए, द आर्टिकल इज सेइंग। ओके, Paradox of India versus developed world. Energy intensive growth trajectories of industrialized world. Okay, इंडस्ट्रियलाइज वर्ल्ड जो है, जर्मनी, फ्रांस, यूएसए, रशिया, उनके एनर्जी इंटेंसिव ग्रोथ है। मतलब क्या है, उनके पास एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी पावर बहुत कंजम्पशन होता है। इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ इन द लास्ट 3 decades लेड बाय ग्रोथ इन द सर्विस सेक्टर।
लेकिन बाई ग्रोथ इन द सर्विस सेक्टर हैज़, जिसका कम रहता लो एमिशन फुटप्रिंट है। इनका जो भी इकोनॉमी ग्रो हो रहा है डेवलप कंट्रीज का, इनका एनर्जी इंटेंसिव है और बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कर रहे हैं ये लोग, ओके, और थोड़ा बहुत ग्रीन टेक्नोलॉजी से रिप्लेस कर रहे हैं। हमारा ग्रोथ ही सर्विस सेक्टर से होता है, राइट और रॉन्ग। इंडिया में जीडीपी कंट्रीब्यूशन में सर्विस सेक्टर इज द हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर, लॉ एंड शेयर इट ऑक्युपाइज, राइट। सो सर्विस सेक्टर में वैसे भी कम एमिशन होता है। तो ये जो डेवलप कंट्रीज है इनका एनर्जी इंटेंसिव ग्रोथ है, हमारा एनर्जी लेस इंटेंसिव ग्रोथ है, तो हमारे लोअर एमिशंस हो रहे हैं। बट इंडिया में क्या चाहिए? इंडिया शुड मूव टू ए इन्वेस्टमेंट लेड एंड मैन्युफैक्चरिंग इंटेंसिव ग्रोथ मॉडल। बिकॉज मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि सर्विस सेक्टर में स्किल्स चाहिए, पूरा मैं आपको लेक्चर दे चुका हूँ उसमें कि डॉक्टर बनना है या टीचर बनना है तो स्किल्स होना चाहिए, ठीक है, एडवोकेट बनना तो स्किल्स होना चाहिए। तो हमारे जो सर्विस सेक्टर में जो एनी हाउ लो कार्बन एमिशन हो रहा है उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगी। इंडिया शुड गो फॉर इन्वेस्टमेंट भी इंडिया करना है और मैन्युफैक्चरिंग में करना है और इंटेंसिव ग्रोथ मॉडल में जाना है। मीन्स द ग्रोथ दैट शुड थ्राइव ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन, द ग्रोथ दैट शुड थ्राइव ऑन इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, इस तरीके से, क्योंकि इंडस्ट्रीज में ही लोग ऑब्जर्व होंगे, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। इश्यूज इन ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन स्ट्रेटेजी, इंडिया के इश्यूज क्या है? इंडिया में लैक ऑफ मार्केट स्टीयरिंग अप्रोच, मार्केट को ग्रीन टेक्नोलॉजीज के आसपास उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट नहीं बना रहे हैं कि वो ग्रीन टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम करें और वो प्रोड्यूस करने की कोशिश करें, वो एक्सपैंड करने की कोशिश करें। सो मार्केट स्टीयरिंग अप्रोच नहीं है, ओके। इंडस्ट्रियल पॉलिसी एफर्ट्स, ओके, अपनी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी एफर्ट्स है विद रिगार्ड टू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, ओके, अपने जो इंडस्ट्रीज है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो इंडिया में इंडस्ट्रीज है विद रिगार्ड टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी, दे डोंट हैव ए प्रॉपर पॉलिसी इनकोहेरेंस है, पॉलिसी बराबर नहीं है, क्योंकि वो स्टार्टअप्स को पुश करें कि आप ग्रीन टेक्नोलॉजीज प्रोड्यूस करो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास से पॉलिसी बराबर नहीं है। पूर मैनेजमेंट ऑफ इकोनॉमिक रेंट्स है, इकोनॉमी में जितने भी एजेंट्स काम कर रहे हैं, लैंड, लेबर एक्सेट्रा, उसका पूर मैनेजमेंट है इंडियन कंपनीज के पास। और कॉन्ट्राडिक्टरी पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स, इंडस्ट्रीज प्रॉफिट के लिए लगा रहे हैं, ओके, गवर्नमेंट चाह रही है, ओके, ग्रीन टेक्नोलॉजीज प्रमोट कर रही है, इंसेंटिव्स ऑन ग्रीन टेक्नोलॉजीज दे रही हैं, सब्सिडीज ऑन ग्रीन टेक्नोलॉजीज दे रही हैं, फिजिकल पैकेजेस ऑन ग्रीन टेक्नोलॉजीज दे रही हैं, एक्सेट्रा। बट इनको चाहिए प्रॉफिट, तो आपकी पॉलिसी की ऑब्जेक्टिव अलग है, इनकी पॉलिसी की ऑब्जेक्टिव अलग है, देयर इज नो कोहेरेंस। तो आप इनको प्रॉफिट देते वक्त ग्रीन टेक्नोलॉजीज लेके आओ, बोलिए that is what the article is saying, okay। जो कंपनी क्यों लगाते हैं? अपन प्रॉफिट के लिए लगाते हैं, ओके। गवर्नमेंट क्या कर रही है? उनके प्लेजेस कंप्लीट करने के लिए गवर्नमेंट ग्रीन टेक्नोलॉजी जो यूज करेगा उसके लिए ही हम ये सब्सिडी देंगे, उसके लिए ही ये हम फिजिकल पॉलिसी में उसको टैक्स कम करेंगे। गवर्नमेंट ये कह रही है बिकॉज वो तो कसम खा के बैठे हैं, राइट। तो वो प्रूव करना है पूरी दुनिया को कि हम अचीव कर रहे हैं। बट मैं एज ए कंपनी, मुझे तो प्रॉफिट चाहिए, तो मेरा ऑब्जेक्टिव अलग है, उनका ऑब्जेक्टिव अलग है। इसमें जब कोहेरेंस नहीं है तो कहाँ से आएगा? मैं क्यों करूँगा एक्सपेंशन? मैं एक्सपेंशन नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे पास ग्रीन टेक्नोलॉजी कहाँ से मिलेंगी? कुछ मुझे समझो, मेरे पास एक इंडस्ट्री है, मेरी इंडस्ट्री चलाने के लिए मुझे डीजल का जनरेटर यूज़ करना पड़ेगा। फिर मलेशिया में इलेक्ट्रिसिटी रन जनरेटर, जैसे इन्वर्टर जैसा घर में रहता ना, मलेशिया में बड़े बड़े मशीन चलाने के लिए ऐसे बड़े बड़े इन्वर्टर्स है। अब मैं वहाँ से खरीदूँ, मलेशिया से 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए डाल के कौन खरीदता? नहीं खरीद सकते, राइट। सो खाली डिप्लॉय करने के लिए डिप्लॉयमेंट ही चल रहा है इंडिया में, बट यहाँ पे रिसर्च डेवलप करके टेक्नोलॉजीज नहीं चल रहे हैं, ना कि इंडस्ट्रीज को प्रमोट कर रहे हैं कि आप आगे बढ़िए। तो पॉलिसीज अलग अलग है। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स अंडर आत्मनिर्भर अभियान आर सेटअप इन राइट डायरेक्शन। ऑब्वियसली प्रोडक्शन आप जितना करेंगे उतना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। डू यू बिलीव दिस आर नॉट? प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगा, वेरी राइट। अगर एक जीरोक्स मशीन से 1000 फोटो कॉपीज हो सकते हैं, एक बंदा काम करेगा एक जीरोक्स मशीन में 1000 फोटो कॉपीज ही कैन डू इन 9 to 5 जॉब। अगर डिमांड 2000 है, ओके, तो आपको और एक जीरोक्स मशीन होगा, बिकॉज 9 to 5 कंटिन्यूसली ये जीरोक्स मशीन पे काम करा तो ऑप्टिममली ही कैन हैव 1000 फोटो कॉपीज। और अगर डिमांड ज़्यादा है तो 2000 का फोटो कॉपी करना है, 2000 फोटो कॉपी करना है, इसका मतलब आपको और एक बंदा चाहिए ना। मीन्स जब प्रोडक्शन इंक्रीज होगा आपको और एक मशीन चाहिए और आपको और एक बंदा चाहिए,
और एक मशीन चाहिए और एक बंदा चाहिए। तो ये बंदा भी 9 to 5 दोनों साथ आएंगे, सुबह के 10 बजे दोनों काम करेंगे, ये पूरे करेंगे, राइट। सो व्हेन प्रोडक्शन इंक्रीजेस ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस। सो गवर्नमेंट यही सोच के बैठी कि चलो भाई प्रोडक्शन जितना ज़्यादा करेंगे उसके ऊपर इंसेंटिव्स देंगे, क्योंकि जितना प्रोडक्शन होगा उतना एम्प्लॉयमेंट हो गया, ओके। बट दिस स्टेप स्टिल नॉट एड्रेस आत्मनिर्भर इकोनॉमिक गोल। इकोनॉमिक गोल क्या होना चाहिए? इंडस्ट्री इंटेंसिव होना चाहिए। इकोनॉमिक ग्रोथ शुड बी इंटेंसिव, ये नहीं हो रहा है। ये तो सिर्फ टिड बिट्स है, शॉर्ट साइटेड शॉर्ट टर्म अप्रोचेस ऑफ द गवर्नमेंट है, इससे काम नहीं बनेगा। दैट इज व्हाट द गवर्नमेंट सेइंग। प्रोडक्शन लिंक सब्सिडी से काम नहीं बनेगा, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव से काम नहीं बनेगा, ये पूरे शॉर्ट टर्म एफर्ट से। आपको ऐसी पॉलिसी, ऐसी स्ट्रैटेजी लानी चाहिए जिससे लॉन्ग टर्म इंडस्ट्री लेड ग्रोथ हो, ओके। वे फॉरवर्ड, एंकरेज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ये इशू थे माय डियर स्टूडेंट, ये 1 2 3 इशू थे विथ रिगार्ड टू ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन। स्ट्रैटेजी हमारी बराबर नहीं है, ओके। इंडस्ट्रियलाइजेशन तो अपने पास ज़्यादा प्रमोट नहीं कर रही है, ग्रीन करना है वो भी, वो स्ट्रैटेजी बराबर नहीं है। वे फॉर्मेट में क्या लिखेंगे? एंकरेज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स इन टेक्नोलॉजीज नीडेड टू इंडस्ट्रियलाइज अंडर क्लाइमेट कंस्ट्रेंट। तो यहाँ पे गवर्नमेंट स्टार्टअप्स को प्रमोट करना है कि आप ऐसे टेक्नोलॉजीज प्रोड्यूस करिए जिससे इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो और क्लाइमेट जो भी है, क्लाइमेट का कंस्ट्रेंट है, ग्लोबल वार्मिंग भी एक हद तक कम हो, ओके। पॉलिसी टू डेवलप इनोवेशन कैपेबिलिटीज अलोंगसाइड लिंकिंग विद ग्लोबल प्रोडक्शन नेटवर्क, क्रिएट मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज। ऐसी पॉलिसी लाओ जिससे इनोवेशन कैपेबिलिटीज, लोकल इनोवेशन, जो हमारे इंडिया में जो लोकलाइट्स है, जो लोकल इंडस्ट्रीज है, उनके इनोवेशन कैपेबिलिटीज को हम ऊपर करने के लिए, उनको सब्सिडीज इंसेंटिव्स देने के लिए, और लिंक करो विद ग्लोबल प्रोडक्शन नेटवर्क कि बाहर पूरी दुनिया में क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस कर रहे हैं, और उस टेक्नोलॉजी को हम यहाँ पे प्रोड्यूस करें, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी हम बेच सकें। हम जब बेच सकें तो हमारे एक्सपोर्ट जब जाएंगे अदर कंट्रीज को विच आर नॉट दैट एडवांस, तो हमारे पास एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, ओके। एक्सपोर्ट अगर हम करें तो मोस्ट अपॉर्चुनिटीज, ओके। रेप्लिकेटिंग चाइना मॉडल, देखो चाइना वाले कितने होशियार है, ओके। चाइनाज टेक्नो इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्ट्रैटेजी, दे हैव अलाइन टू R&D। तो ये जो टेक्नोलॉजी, ग्रीन टेक्नोलॉजी जो भी वो चाइना वाले प्रोड्यूस कर रहे हैं, और उनकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी इतना मस्त सिंक में है, ओके। और इंडस्ट्रियल पॉलिसी में R&D का, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आप इंडस्ट्री है आपकी, ओके, ऐसी टेक्नोलॉजी, ग्रीन टेक्नोलॉजी डेवलप करो, ग्रीन टेक्नोलॉजी डेवलप करके उसके ऊपर आप इंडस्ट्री रन करो। सो प्रॉपरली अलाइंड है। दे आर डूइंग R&D, दे आर डूइंग मैन्युफैक्चरिंग एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ सोलार एंड विंड टेक्नोलॉजी, paid off not only its global competitiveness to produce clean energy technologies but also created lots of jobs in the local market। तो इनकी जो टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री जो पॉलिसी है, उससे ये दुनिया में ग्रीन टेक्नोलॉजीज के एक बड़े कॉम्पिटिटर, ना कि कॉम्पिटिटर बने हैं, बट बहुत सारे लोगों को जॉब भी दे सके हैं, ओके। बट इंडियाज अप्रोच इज ओनली टू प्रायोरिटाइज ओनली डिप्लॉयमेंट। हमारा काम क्या है? दूसरों से लेना, यहाँ पे डिप्लॉय करना, बस हम यही कर रहे हैं। हम हमारे डोमेस्टिक यूनिट्स को, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को, ओके, इनोवेशन इन ग्रीन टेक्नोलॉजीज का ये मौका ही नहीं दे रहे हैं, बस बाहर से ला रहे, यूज़ कर रहे हैं। China has created more jobs in manufacturing solar and wind components for export than domestic deployment। अच्छा कर रहे हैं, ये बहुत सारा अच्छा कर रहे हैं। इंडिया कुड हैव रिटेन्ड सम ऑफ दोज जॉब्स इफ इट वर स्ट्रैटेजिक इन प्रमोटिंग दिस टेक्नोलॉजीज। जो चाइना वर्ल्ड और मार्केट लीडर बनने आ रहा है, सोलार एंड विंड कंपोनेंट मींस सोलार एनर्जी, सोलार के ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स बनाओ जिससे सन की एनर्जी को ट्रैप करके हम गीज़र शुरू कर सके, हम स्टोव चला सके, हम घर के बल्ब जला सके। चाइना ऐसे ऐसे कंपोनेंट्स बना रहा है, ओके, जिससे बना रहा है, हम सेइंग बना में तो जॉब क्रिएट भी होंगे और लोग पूरी दुनिया को दे भी रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया को भी चाहिए ना, ग्लोबल वार्मिंग कम करना है, तो सबके पास है टारगेट्स। तो चाइना मार्केट लीडर बन रहा है, और विंड को कैसा हार्नेस करे, विंड से कैसा एनर्जी निकालें। सो चाइना का जो भी सोलार और विंड जो टेक्नोलॉजी वो बना रहे भी, रिसर्च कर रहे, बना रहे और सबको दे रहे भी। बट इंडिया क्या कर रही? बस दूसरों से लेके यूज़ कर रही, ओके। सो अगर इंडिया ये दो एरिया में ये कंपोनेंट्स बना रहे हैं, इंडिया अगर वो कंपोनेंट्स बनाने में यहाँ के कंपनीज, अपने कंपनीज को अगर पुश करी, तो हम थोड़े बहुत जॉब्स वहाँ के अपन यहाँ पे ले सकते, ओके। कोरियाज ग्रीन ग्रोथ स्ट्रैटेजी एंड US एंडलेस फ्रंटियर एक्ट 2021 also they are aligned their R&D investments, okay,
विद दी टेक्नोलॉजी, विद द फ्यूचर टेक्नोलॉजी। कोरिया भी वही कर रहा है, यूएस भी वही कर रहा है। दे आर हैविंग टेक्नो इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्ट्रेटेजीज। टेक्नोलॉजी नीडेड टू डीकार्बोनाइज द ट्रांसपोर्ट एंड इंडस्ट्री सेक्टर ए सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी। याद रखिए ये बात, ट्रांसपोर्ट और हाँ, मेजरली ट्रांसपोर्ट में डीकार्बोनाइजेशन की बहुत अपॉर्चुनिटी है। सो इंडिया कैन बैंक अपॉन दिस अपॉर्चुनिटी ट्रांसपोर्टेशन में। ओके, ट्रांसपोर्टेशन में बसेस में लाइट से सोलार से लाइट चलना। ओके, और वहाँ के रेल्स हो, मोनो रेल्स हो, वहाँ पे पूरा सिस्टम सोलार से चलना। तो ट्रांसपोर्टेशन में इंडिया का बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है। सो इंडिया शुड इन्वेस्ट इन R&Ds, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टू डेवलप टेक्नोलॉजीज बाई विच ट्रांसपोर्टेशन कैन बी रन on green. However, India's R&D investment in these emerging green technologies are negligible, or you can say that non-existent. यहाँ पे हम करते ही नहीं हैं। ट्रांसपोर्टेशन बोल तो गाड़ी चलाने के लिए, बसेस चलाने के लिए, टेम्पोस चलाने के लिए जो ग्रीन टेक्नोलॉजी हम डेवलप करना चाहिए, हम डेवलप नहीं कर रहे हैं। जो कि ओला के इलेक्ट्रिक कार, उबर के इलेक्ट्रिक कार, ये जो इसमें जो भी कंपोनेंट्स है गाड़ी चलाने के, ये फिर से बाहर से ला रहे हैं। ये ट्रांसपोर्टेशन में हम कर सकते थे। ओके, आत्मनिर्भर भारत मस्ट एड्रेस द इकोनॉमिक गोल। आत्मनिर्भर भारत सिर्फ प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव से सीमित नहीं रहना चाहिए। इकोनॉमिक गोल, इंडिया में इकोनॉमिक गोल है पॉवर्टी रिमूव करने का, इंडिया में इकोनॉमिक गोल है अनएम्प्लॉयमेंट रिमूव करने का, इंडिया में इकोनॉमिक गोल है इनइक्वालिटी रिमूव करने का, इंडिया में इकोनॉमिक गोल है रीजनल डेवलपमेंट, बैलेंस डेवलपमेंट लाने का। तो एक आत्मनिर्भर अभियान शॉर्ट साइटेड नहीं होना चाहिए, ये बहुत लॉन्ग साइटेड होना चाहिए। ओके, एंड इट एड्रेस द इकोनॉमिक गोल्स एंड इकोनॉमिक इशूज ऑफ द कंट्री। उसके लिए R&D इन्वेस्टमेंट का अलाइनमेंट करना बहुत ज़रूरी है। ओके, विथ इंडस्ट्रीज। इंडियाज एनर्जी जो ट्रांजिशन हम करे हैं कि फॉसिल से नॉन फॉसिल फ्यूल का हम जो कसम खाए हैं, और इट शुड बी डेवलपमेंट फोकस कि ये ट्रांजिशन में कितने सोसाइटी में क्या बदलाव ला सकते हैं, कितना उनका पर कैपिटा इनकम बढ़ सकता है, हेल्थ इंडिकेटर्स कितना बढ़ सकते हैं, एजुकेशन सेक्टर कितना डेवलप हो सकता है। इस तरीके से डेवलपमेंट फोकस होना चाहिए ये एनर्जी ट्रांजिशन। ऐसा नहीं कि ग्रीन टेक्नोलॉजी लाने के लिए ये सब बंद कर दो, खाली कार्बन डाइऑक्साइड कम करो, ऐसा नहीं हो सकता। द गवर्नमेंट शुड नाइदर सकम टू इंटरनेशनल प्रेशर। और गवर्नमेंट, ये आर्टिकल में ये भी बोला गया है कि आप गवर्नमेंट शुड नॉट सकम, मीन्स इंटरनेशनल प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कम करने का, आप उससे डरिए मत। थोड़ा बहुत लेट हुआ प्रोसेस तो कोई बात नहीं, मगर जो अपने प्रॉब्लम्स है, स्ट्रक्चरल जो प्रॉब्लम्स है, उसको सॉल्व करते करते आप डिप्लॉय करिए ग्रीन टेक्नोलॉजीज। इतना हैपहैज़र्डली जल्दबाजी मत करिए, द आर्टिकल इज सेइंग। ओके, इंडिया शुड सेट इट्स पेस based on its ability जीती है to capitalize opportunities to create wealth through green technologies बनाते बनाते हमारा wealth और development होते रहना चाहिए। India should follow a path where it can negotiate carbon space to grow, buying time for hard to abate etc. So India थोड़ा बहुत CO2 emissions करते हुआ और अपोजिटली कार्बन डाइऑक्साइड सिंक्स बनाते हुआ, एफॉरेस्टेशन एक्सेट्रा, वेटलैंड्स जो नेचुरल स्पॉन्जेस है फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड सिंकिंग, इसको प्रोटेक्ट करते हुआ यहाँ थोड़ा CO2 एमिशन हुआ तो हुआ, कोई बात नहीं, बट इंडस्ट्रीज को प्रमोट करते जाना चाहिए टू सॉल्व द अनएम्प्लॉयमेंट सिनारियो। क्योंकि जो भी एमिट कर रहे हैं यहाँ पे एमिशन, यहाँ पे कंजर्वेशन हो भी रहा है, सो दैट इज नो इशू फ्रॉम द इंटरनेशनल प्रेशर से भी बच सकते हैं, राइट। सो कंक्लूजन, Prime Minister Narendra Modi's announcement that India will strive to reach net zero emission by 2070 is commendable। अच्छी बात है, हम पूरी दुनिया को ये मैसेज दिए कि कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे by 2070। It is essential to follow that with a short, medium and long term guiding strategies होना चाहिए to make India to achieve this। ऐसा नहीं कि छोटा काम नहीं करना चाहिए, प्रॉपरली स्ट्रैटेजीज बनाना चाहिए टू अचीव दिस एंड ऑल्सो टू मैक्सिमाइज डेवलपमेंट गोल्स। किस तरीके से ये अचीव करते हुआ हम ये अचीव भी कर रहे हैं। Okay, in this transition, what India needs a green industrialization strategy that combine laws, policy instrument and implementation institution to steer its decentralized economic activities to become जो भी economic activities है वो environment friendly भी रहो और employment generator भी रहो, इस तरीके से काम करना चाहिए। Okay, this is all about today's article. Thanks a lot for hearing to me. Have a nice day ahead. Bye bye. Take care.